अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो एंग्लो नॉर्मन्स एज के मुतालिक है। एंग्लो नॉर्मन्स एज 1066 में स्टार्ट हुआ और 1350 एडी को एंड हुआ। इस एज को एंग्लो नॉर्मन एज क्यों कहा जाता है, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, सोशल हिस्ट्री क्या है और किस तरह से इन लोगों ने इंग्लैंड को अफेक्ट किया, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे तमाम वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अब हम आते हैं एंग्लो नॉर्मन्स एज के मुतालिक। सबसे पहले हम इसके नाम, इसके टाइटल को देख लेते हैं कि वाई पीपल कॉल्ड इट एंग्लो नॉर्मन्स। सो एक्चुअली एंग्लो वर द ट्राइब, और हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड में कि दे आर ट्राइब्स, दे वर ट्राइब्स, दे वर थ्री जर्मेनिक ट्राइब्स, एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स। तो जब ये लोग नॉर्मन्स के साथ लड़ाई लड़ रहे थे तो इसमें जो सेक्शंस थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्राइब ख़त्म हो गया। और जब वो ट्राइब ख़त्म हो गया तो इसके साथ ही उनका नाम भी मिट गया और नॉर्मन्स यहाँ पर विराजमान हो गए और नॉर्मन्स और एंग्लो एक साथ ही रहने लगे, जिसकी वजह से इस पीरियड को, इस एज को या इस दौरानिया को एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड या एज कहा जाता है। 1066 से स्टार्ट हुआ और 1350 एडी में दी एंड हुआ, जब एज ऑफ जोफ्री चौसर स्टार्ट हो गया। Actually, Normans were the great historical brutal fighters who coined the rich history of English literature. नॉर्मन्स हिस्टोरिकल लोग थे, वाइकिंग्स थे, वाइल्ड किस्म के लोग थे, जानवरों जैसे थे। वो बस एक इलाके पे आते थे, उनके लोगों को मारते थे और उनको लूट कर चले जाते थे। ये इनका काम था, वाइकिंग्स से। लेकिन क्या हुआ कि एक दफ़ा ये फ्रांस में आ गए और यहीं से ही इनकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। इनकी हिस्ट्री के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ नॉर्मन्स बिगिंस इन इंग्लैंड व्हेन दे इंटर्ड इनटू इंग्लैंड। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन्स की हिस्ट्री तब स्टार्ट होती है जब इंग्लैंड में ये इंटर हो गए। एक्चुअली जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है वो तो एंग्लो सेक्शन से ही स्टार्ट होती है, लेकिन ये माना जाता है कि इंग्लिश की जो रिच हिस्ट्री है, जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को फ़रोग मिला है, डेवलपमेंट मिली है, वो नॉर्मन्स की वजह से मिली है। क्योंकि ये लोग जब आए तो इनके साथ ही थिएटर्स का आगाज़ हुआ, प्लेस का आगाज़ हुआ, पोइट्री में डेवलपमेंट आए। इसके साथ साथ ग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, ये भी डेवलपमेंट इसमें आई। ठीक है, जो आज भी हम पढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ बहुत से ज़्यादा डेवलपमेंट्स इन्होंने की हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। दे फॉट द वॉर ऑफ हेस्टिंग विद इंग्लैंड क्रोन हैरोल्ड गॉडविंसन। ये पॉइंट आपने माइंड में रखनी है कि वॉर ऑफ हेस्टिंग्स कहाँ हुआ था। ये हेस्टिंग्स एक प्लेस थी, वहाँ पे लड़ी गई थी इंग्लिश पीपल या सेक्शंस के दरमियान और नॉर्मन्स के दरमियान। एक्चुअली नॉर्मन्स वाइकिंग थे और ये फर्स्ट फ्रांस आए थे। ये डायरेक्ट इंग्लैंड पे अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जैसा कि हमने कहा है कि उसके बहुत सारे किंगडम्स थे, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम जो था वो वेसेक्स था और वेसेक्स का किंग हैरोल्ड गॉडविंसन था। तो जब उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम को डिफीट किया तो उनके लिए ये इजी हो गया कि वो इंग्लैंड को टेक ओवर कर ले। अब जब वो फर्स्ट फ्रांस में आए तो फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने 911 एडी में उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले लें, बट लीव अस। तो इन्हें नॉर्थ वाला पार्ट दे दिया गया और इसी वजह से इन वाइकिंग्स को नॉर्मन्स या नॉर्मैंडी कहा जाने लगा। इन्होंने फ्रेंच की औरतों के साथ शादियां भी की और उनके रिलीजन क्रिश्चियनिटी को भी इन्होंने अडॉप्ट किया, यानी मुकम्मल तौर पे उनके साथ घुल मिल गए। अब क्या हुए, उन्होंने बहुत सारे साल गुजारे उनके साथ, लेकिन इनमें जो फाइटिंग का कीड़ा था वो मरा नहीं। और फाइनली जब इन्हें पता चला कि अब इंग्लैंड वीक हो चुका है, उनमें खुद में जो है ट्रबल्स चल रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत इजी था उन पर अटैक करना। और इस तरह वो सबसे पहले इंग्लैंड आए और वेसिक्स हैरोल्ड गॉडविंसन के साथ उन्होंने फाइटिंग की। ये सेक्सन के ट्राइब का किंग था और साथ ही साथ वेसिक्स का भी किंग था। तो जब ये अपने 7,000 सिपाही, नॉर्मन्स अपने साथ 7,000 सिपाही लेकर आए
तो हेस्टिंग्स के मकाम पर वॉर ऑफ हेस्टिंग लड़ी गई और ये 1066 एडी में लड़ी गई। अब इसमें क्या होता है, जब ये फाइटिंग करते हैं तो इसी दौरान एक रूमर्स फैल जाती है सब सोल्जर्स के दरमियान, और ये रूमर्स किस किन की तरफ से है, रोमन्स नॉर्मन्स की तरफ से। इनका एक किंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है और उसको विलियम फर्स्ट या विलियम द बास्टर्ड भी कहा जाता है। अब इन्होंने रूमर ये चलाई कि हैरोल्ड गॉडविंसन मर चुका है, और इस वजह से उसके सिपाही जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, वो हौसला हारने वाले थे, और इसी वजह से हैरोल्ड गॉडविंसन ने अपनी जो लोहे की आयरन की जो कैप थी उसको हटाया, और एक तीर सीधा आया और उनकी आंख में चला गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। और फिर पूरे लश्कर में भगदड़ मच गई, लोगों के हौसले बिल्कुल टूट गए, और इसी के साथ ये वॉर नॉर्मन्स जीत गए। जब नॉर्मन्स वॉर जीत गए तो फिर इंग्लैंड में वेसेक्स किंगडम में जो क्रोन था वो विलियम द बास्टर्ड ने पहन लिया, जिसको अब विलियम द कंकरर कहा जाने लगा क्योंकि उसने कंकेस्ट की। तो ये नॉर्मन्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, ताकि आपको तमाम हिस्ट्री का इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके लिए। दी अफेक्टेड सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल गैमेट्स ऑफ द इंग्लैंड। इन्होंने न सिर्फ सोशल पॉलिटिकल बल्कि कल्चरल गैमेट्स को भी अफेक्ट किया, क्योंकि ये फ्रेंच में रहने वाले लोग थे और ये चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे आ जाए। ये चाहते थे कि फ्रेंच की जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर भी हो, लोगों में के कल्चर में फ्रेंच आ जाए, ठीक है, लोगों के पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज में फ्रेंच का हर तरह से रोल हो। जिस तरह कि आजकल अगर हम देखें तो वी आर कॉलोनाइज्ड एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज हियर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इंग्लिश पीपल का कितना ग्रेट इफेक्ट है हम पर। इवन हम कहते हैं कि वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट, वी आर सब्जुगेटेड बाय देम, नॉट फिजिकली बट मेंटली, ठीक है। तो यही वजह है कि ये भी सब्जुगेटेड थे, ये भी चाहते थे कि इन पर पूरा इफेक्ट फ्रेंच का हो। हालांकि फ्रेंच बहुत दूर है इंग्लैंड से, लेकिन फिर भी वो उनको कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उनके आदमी यहाँ पर हैं। तो यही चीज़ थी। इन्होंने क्या किया, दे स्टॉप्ड ओल्ड इंग्लिश यूसेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गिव प्रोमिनेंस टू फ्रेंच लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने प्रोहिबिशन ये की कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इम्पोज फ्रेंच लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को कोई नहीं बोलेगा और हर तरफ फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाएगी, ठीक है। इन्होंने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की यूसेज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे स्टॉप की और फ्रेंच लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने लोगों पर पाबंदियाँ लगाई, कोई भी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा और वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेगा। अब अगर कोई आप पर इम्पोज करे एक लैंग्वेज को जिसको आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, आप जानते भी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक मिक्सचर, एक हाइब्रिड लैंग्वेज तो एरोज होना ही है, ठीक है। इन्होंने उन पर हर किस्म की पाबंदी लगाई कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में, लॉ में या जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को, और आप सिर्फ फ्रेंच को ही यूज़ करेंगे। तो लोगों ने इसको लर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब जो एजुकेटेड थे उन्होंने तो लर्न कर लिया ज़्यादातर, लेकिन जो इलिटरेट लोग थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज थी, और इस वजह से ये भी माना जाता है कि 300-400 सालों के लिए ओल्ड इंग्लिश या इंग्लिश बिल्कुल मर गई थी। और फिर जब ये एरोज हुई तो ये एज अ मॉडर्न इंग्लिश के तौर पर एरोज हुई, क्योंकि कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग ओल्ड इंग्लिश, कुछ लोग दोनों को मिक्स करके बोलते थे, और इस वजह से एक न्यू लैंग्वेज वजूद में आई जिसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। दिस पीरियड वॉज कैरिड ऑन टिल एट 1350 AD। ये पीरियड 1350 AD तक जारी रहा, ठीक है। और उसके बाद जब एज ऑफ जोफ्री चौसर स्टार्ट हो गए और फिर रेनेसेंस स्टार्ट हो गई, तो इसके साथ ही एंग्लो नॉर्मन्स का हो गया दी एंड। लेकिन इस एज में जो डेवलपमेंट हुई वो क्या थी कि दिस एज और पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ ड्रामास, थिएटर्स वर एमर्ज, ठीक है। एक्चुअली 11th सेंचुरी में पोप्स को ये फिक्र लाक हुई कि लोग रिलीजन से दूर जा रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने चर्च में प्लेस परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स थे या स्टोरीज थी उनको वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्ले। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया और वो चर्च में आने लगे,
इवन के उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई, उनकी नंबरिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि चर्च की कैपेसिटी उनके सामने कम पड़ गई। तो फिर उनको ज़रूरत पड़ी एक खुले मैदानों की, जहाँ पर लोग इन प्लेस को इजीली देख सके और इसे से फ़ायदा हासिल कर सके। तो फिर इन्होंने थिएटर्स को इमर्ज किया। जब इन्होंने थिएटर्स को इमर्ज किया तो इसी के साथ ही प्लेस का हो गया स्टार्ट। ठीक है, प्लेस यहाँ पर इंग्लैंड में इसकी ओरिजिन स्टार्ट हुई और इसमें डिफरेंट किस्म के प्लेस परफॉर्म होते थे। मेरिकल प्लेस होते थे, मोरालिटी प्लेस होते थे, मिस्ट्री प्लेस होते थे। ये प्लेस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम पीपल सॉ बेटरमेंट इन इंग्लैंड एंड फ्रांस रिलेशंस। इसके साथ ही लोगों ने इंग्लैंड और फ्रांस रिलेशन में बेटरमेंट देखी, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो विलियम द कंकरर था ये फ्रांस के साथ रिलेशन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा था, और बाकी जो स्कॉटलैंड वगैरह के साथ रिलेशंस थे उनके साथ उन्होंने रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिए, क्योंकि ये खुद फ्रांस से थे। ठीक है, हाँ, अगर हालांकि ये नेटिव नहीं थे फ्रांस के, लेकिन फिर भी ये बहुत अर्सा उनके साथ रहे थे, तो ये चाहते थे कि उनके साथ ज़्यादा रिलेशंस बने ताकि हम डेवलपमेंट को गेन कर सकें। नाउ ड्यू टू नॉर्मन्स कॉन्क्वेस्ट दिस एज इज़ नोन एज एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड। ठीक है, जब नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट किया तो इसी वजह से एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड इस एज को कहा जाने लगा। उम्मीद है कि आप सबको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।